जय हिंद साथियों। सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी हम कर रहे हैं और ये फास्ट रिवीजन है जिसमें हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो ये उस कड़ी में वीडियो नंबर 5 है, आपका क्लास नंबर 5वां है। यदि आपने क्लास नंबर 4 देखा है तो इस क्लास को आप क्वेश्चन नंबर 50 से देखिएगा, क्योंकि क्लास 4 का 50 वीडियो इसी में मर्ज करके और संपूर्ण क्लास ये फास्ट रिवीजन 100 क्वेश्चन का बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। समझिएगा कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। साथियों, बहुत बेहतरीन सवाल है कि ऐसा कौन सा राइटर, कौन सा लेखक है जिसके पुस्तक से हमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ये सवाल है, आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर आपका यहाँ होगा चारों विकल्प में, सबसे पहले तो अगर आपको उत्तर मालूम है तो कमेंट करिए। वीडियो के अंत में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथियों, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि कल्हड़ ने। साथियों ध्यान रखिएगा, कश्मीरी कवि कल्हड़ हैं जिन्होंने राज तरंगड़ी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का वर्णन मिलता है, इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। साथियों, यह जो पुस्तक है वो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये यानी संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण हमें राज तरंगड़ी में प्राप्त होता है, और राज तरंगड़ी ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें इतिहास, संस्कृत इतिहास का वर्णन है। साथियों, आदिकाल से लेकर के और 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर में जितने भी शासक रहे, प्रत्येक शासक के काल के घटनाओं का क्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक में। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के इतिहास के बारे में किसने लिखा, तो जवाब है कल्हड़ ने लिखा। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी। साथियों, सवाल ये हो कि राज तरंगड़ी किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और कब से कब तक का इतिहास है, तो आदिकाल से 1151 ईस्वी तक के इतिहास का क्रमानुसार विवरण प्राप्त होता है। विकल्प सी आपका सही है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। साथियों, एनसीईआरटी नए और पुराने किताबों का मिश्रण है इसमें, और 6 to 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सभी के किताबों से मिक्स करके प्रश्न बनाए गए हैं। 100 प्रश्न है और फटाफट रिवीजन है। बहुत हम डिटेल में व्याख्या नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन होगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने होगा। बताइएगा मेरे भाई, प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी। विकल्प आपके सामने है, बताइए। 4 विकल्प है, कौन सा सही उत्तर है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। ये ध्यान रखिएगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई तीसरा नंबर, और आपको बताना है, सवाल ये कह रहा है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। एक तरफ है राजा राम मोहन राय, दूसरे तरफ है रामकृष्ण मिशन, एक तरफ है विवेकानंद, दूसरी तरफ है प्रार्थना समाज, एक तरफ है दयानंद सरस्वती, दूसरी तरफ है ब्रह्म समाज, एक तरफ है एमजी रनाडे और दूसरे तरफ है आर्य समाज। अब आपको मिलान करना है कि किसका किससे संबंध है, और विकल्प आपके सामने फिर है। अब आपको इन विकल्पों में से चयन करके बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा, तो आप समझिए, ध्यान से यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि दयानंद सरस्वती का जो संबंध है ना, वह आर्य समाज से है। किससे है मेरे भाई, आर्य समाज से। दयानंद सरस्वती जो सी है उसका संबंध 4 से हो जाएगा। मैं बोलते जा रहा हूं, आप सुनते जाइए, कहीं जरूरत हो तो लिखते जाइए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में मुंबई में, तो आपका सी मिलेगा 4 से। एमजी रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1870 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रार्थना समाज के एक सदस्य थे, तो इसलिए प्रार्थना समाज से इनका संबंध है। एमजी रनाडे का 1870 में प्रार्थना समाज
की स्थापना होती है तो आपका डी जो है वह जाके मिलेगा दूसरे से। वहीं ध्यान रखिए मेरे भाई कि अगर हम बात करें विवेकानंद की, तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में बेलूर में, जिसे बेलूर मठ के नाम से आप जानते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां से होके आए। बेलूर मठ, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ध्यान रखिएगा विवेकानंद का संबंध किससे है? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897। कहाँ हुई? वेलूर में। वहीं राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है, यानी ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं 1828 में। कहाँ? कोलकाता में। साथियों फिर से एक बार समझते चलिए, सवाल अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1828 में की। कहाँ की? कोलकाता में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में की। कहाँ की? बेलूर में की। साथियों इसी तरह ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। कहाँ करते हैं? मुंबई में करते हैं। कब करते हैं? 1875 में करते हैं। और साथियों एमजी रनाडे का जो संबंध है वो प्रार्थना समाज से है, और प्रार्थना समाज का स्थापना 1870 में होता है। सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, उसके बाद प्रार्थना समाज 1870, उसके बाद आर्य समाज 1875, उसके बाद रामकृष्ण मिशन 1897। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रेवोल्यूशन कहा जाता है? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने है, बताना है किसे कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो साथियों इसका सही विकल्प हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, यानी मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। साथियों यह महाराष्ट्र के पारसी परिवार से इनका संबंध है, और इन्होंने 1902 में, मेरे भाई डेट याद रखेंगे, 1902 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था और यूरोप के विभिन्न देशों में, अमेरिका में, ब्रिटिश में शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार किया। और अगस्त 1907 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1907 ईस्वी में मेरे भाई जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। सवाल पूछा जाए स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में भारत का तिरंगा किसने फहराया था? तो साथियों मैडम भीखाजी कामा ने। ध्यान रखिएगा मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा को साथियों मैडम भीखाजी कामा का संबंध किस परिवार से है? तो पारसी से। इन्होंने भारत कब छोड़ा? 1902 में। इन्होंने राष्ट्रीय तिरंगा कब फहराया? 1907 में। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों ये आपके सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। यदि आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद बीपीएससी टीआरई के लिए भी आपके, या यूपी सुपर टेट दे रहे हैं उसके लिए भी आपके क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे शिक्षक साथी पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं, सरकार के नीतियों के तहत वो अपना नौकरी बचाने के लिए या प्रमोशन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फ्यूचर में भी ये बहुत काम आने वाला है। बाकी आप अपना प्यार देते रहिए हमें, हम इसी तरह का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। जो भी छोटा बड़ा जो भी हमसे प्रयास बन पाएगा आपके लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद से हम करते रहेंगे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? आपको बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त के शासन काल में हुआ था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ध्यान रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस समय यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? पुष्यगुप्त थे मेरे भाई। ध्यान रखिएगा पुष्यगुप्त यहाँ के पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ के शासक थे। और यह जानकारी मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया और पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ के शासक थे, इस बात की जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। साथियों सवाल पूछा जाए कि सुदर्शन झील के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है ना? अच्छा, इसी अभिलेख से यह भी पता चलता है कि सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक ने
कुछ समय के बाद इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत करवाया था। और उस समय जब सम्राट अशोक इसका निर्माण करवा रहे थे, उस समय वहाँ का जो राज्यपाल था वो तुशासक था, जो कि यवन था। एक ध्यान रखिएगा, तुशासक था जो यवन था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया सुदर्शन झील का, तो उस समय वहां का शासक पुष्यगुप्त वैश्य था। ध्यान रखिएगा, सभी बात इंपॉर्टेंट है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। पुष्यभूति राजवंश की जो वंशावली है वो किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो मेरे भाई वह राजा हैं नरवर्धन। विकल्प सी सही है आपका। ध्यान रखिए, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि जो हर्षचरितम है उसको बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा, तो हर्षचरित के अनुसार पुष्यभूति राजवंश की जो वंशावली है वो नरवर्धन के नाम से प्रारंभ होती है। ये बात हर्षचरितम में लिखा है, ये बात बाणभट्ट ने लिखा है। वही बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। वही हर्षवर्धन जिनके वंश में नरवर्धन नाम के राजा का उल्लेख प्राप्त होता है, जो पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है। बताइएगा कि अधोलिखित में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति सबसे प्राचीनतम है। जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति। आपको बताना है कि कौन सी संस्कृति सबसे पुरानी है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प सी होगा, आहार संस्कृति। साथियों स्टार लगा के बात ध्यान रखिएगा कि जब यूपी में यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट, तो यूपी टीईटी में जो एनईपी है, सॉरी पीएनपी है ना, तो पीएनपी यानी परीक्षा नियामक पदाधिकारी, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जो माना था वो कायथा संस्कृति माना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि पत्थर और तांबे के उपकरणों का जो प्रयोग है, पत्थर और तांबे के उपकरणों के प्रयोग के कहलाने वाली जो ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई आहार संस्कृति से प्राप्त होता है। और यह संस्कृति साथियों 2600 से 1800 ईसा पूर्व के समय में दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र में फैली थी। तो आहार संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है, चूंकि जो उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक पदाधिकारी के द्वारा यानी पीएनपी के द्वारा कायथा संस्कृति मानी गई थी। साथियों अगर हम बात करें कायथा संस्कृति की, तो ये सन 2000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। उसके बाद मालवा संस्कृति आता है जो 1900 से लेकर 1400 ईसा पूर्व है। रंगपुर संस्कृति है जो 1700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व है। वहीं जोरवे संस्कृति है जो 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आहार संस्कृति हो जाएगा। जो आहार संस्कृति, वही आहार संस्कृति जो आपके राजस्थान तक फैला था। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, बताना है आपको ये कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। किसमें विभक्त था ये आपको बताना है। जो समस्त उत्तर भारत था मेरे भाई वह 16 महाजनपद और गणराज्यों में विभक्त था। विकल्प बी आपका सही हो जाता है। ध्यान रखिए, मौर्य साम्राज्य के पहले उत्तर भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था, जिसमें दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। साथियों इन महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। हमने कई बार इस पर चर्चा किया है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है सीटेट के एग्जाम में कि हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो साथियों बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है उससे भी, और जो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है उससे भी। साथियों ये भी सवाल अगर पूछे कि भगवती सूत्र ग्रंथ
किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। साथियों, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ध्यान रखिए, उस समय मगध, वत्स, कौशल और अवंती अत्यंत शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्रश्न यहाँ ये है आपके सामने कि अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था आराम बाग। आपको ये बताना है कि आराम बाग जो था वो किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है आराम बाग किसने बनवाया था। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाबर ने। ध्यान रखिए मेरे भाई, आगरा में, ठीक है ना, कहाँ पे, आगरा में आराम बाग का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने करवाया था। बाबर बागों का बड़ा शौकीन था, ठीक है ना। कश्मीर का निशात बाग और लाहौर का शालीमार और पानीपत का काबुली बाग मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद और आगरा का मस्जिद अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद इत्यादि सभी बाबर के काल में बनवाई गई इमारतें हैं और बागवान हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, आगरा में आराम बाग, ठीक है ना, उसके बाद कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद, आगरा का मस्जिद, अब्दुल बाकी द्वारा तैयार अयोध्या का बाबरी मस्जिद। ये सभी, अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है वो बाबर के काल में बनवाया गया था, लेकिन उसको तैयार किसने किया, अब्दुल बाकी ने। तो साथियों, ये सभी फैक्ट और सभी बात आपको ध्यान रखना है। बहुत हम विस्तार से नहीं इसको कर रहे हैं, बहुत फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, फिर भी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बता देना मुझे जरूरी समझ में आता है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इससे ज़्यादा तेज़ी से हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, चूँकि कुछ बातें हैं जो आपको बताते हुए चलना भी है। साथियों, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताइए, 1916 में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो साथियों ध्यान रखिए, जो सही उत्तर है वो है बीजी तिलक, विकल्प सी सही है, यानी बाल गंगाधर तिलक। साथियों, 1916 में, कब, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। ध्यान रखिए मेरे भाई, तिलक जी ने 16 अप्रैल 1916 में बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग के गठन की घोषणा की, ठीक है ना। और इस होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे, साथियों ध्यान रखिएगा, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज अरुंडेल जो थे उस संगठन के सचिव थे। जब 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की तो जॉर्ज अरुंडले उनके संगठन के सचिव नियुक्त थे। ध्यान रखेंगे, तिलक और एनी बेसेंट ने किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए अपना अपना क्षेत्र भी बांट लिया था, क्योंकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है, जिसमें उसके बेलगांव में इसका स्थापना होता है और उसके अध्यक्ष होते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा। और जब एनी बेसेंट 1916 में, सितंबर 1916 में स्थापना करती हैं तो उस समय सचिव उनके होते हैं जॉर्ज अरुंडले। ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक स्थापना करते हैं और अप्रैल के बाद जब सितंबर आता है तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना करती हैं, लेकिन दोनों अपना अपना क्षेत्र बांट लेते हैं कि किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। तो तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक अपने जिम्मे ले लिया और एनी बेसेंट ने मद्रास तथा तमिलनाडु को अपने क्षेत्र में ले लिया। फिर से समझिए, तिलक लेते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक और एनी बेसेंट लेती है मद्रास और तमिलनाडु। क्लियर है ना। सवाल पूछा जाए कि होम रूल लीग का क्षेत्र बाल गंगाधर तिलक का कौन सा था, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, और एनी बेसेंट का क्षेत्र कौन सा था, तो मद्रास और तमिलनाडु। सभी बात आप ध्यान रखेंगे। 16 अप्रैल 1916 बेलगांव प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना होती है। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष होते हैं और इसके संस्थापक बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक होते हैं। ठीक उसके 5-6 महीने बाद एनी बेसेंट 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। सभी बात, सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
फटाफट रिवीजन है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न आपके सामने है। बताना ये है कि इनमें से पूर्ववर्ती नदी कौन सी है। बताइए, पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, आपको ये बताना है। तो साथियों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, यानी सतलज नदी। ध्यान रखिएगा, सतलज नदी। देखिए, पूर्ववर्ती नदियां वे जलधाराएं हैं जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। और सतलुज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। यह चिनाव की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, जो सतलुज है वो चिनाव नदी की सहायक नदी है और यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस यानी राक्षस ताल झील से निकलती है, या राकस ताल भी कह सकते हैं। राकस ताल झील से निकलती है तथा सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। साथियों, साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। ठीक है ना। अन्य अगर पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता, घाघरा, काली व गंडक, ये सभी पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इनमें से जो सबसे प्रमुख है वो सतलज नदी है, क्योंकि पूर्ववर्ती नदियों का ये है कि जो स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने मार्ग में ही रहती हैं, अपने मार्ग को ही अपनाती हैं। और सतलज एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित करके प्रवाहित होती है। तो विकल्प आपका बी सही है, सतलज नदी। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, देखिएगा और बताइएगा मेरे भाई कि पृथ्वी के बाह्य परत को हम क्या कहते हैं। आपको बताना है। पृथ्वी के बाह्य परत को हम साथियों क्रस्ट कहते हैं या प्रपटी कहते हैं। विकल्प ए हमारा सही है। पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है क्रस्ट, जिसे पपटी कहते हैं। दूसरे का नाम है मेटल और तीसरे का नाम है कोर यानी क्रोण। क्रस्ट पृथ्वी की बाह्य परत है और इसका निर्माण मेरे भाई सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। क्रस्ट के नीचे मेटल का विस्तार है जिसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। और मेटल के नीचे का भाग होता है वो क्रोण होता है, ठीक है ना, जिसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से होता है, जिसे नीफे कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नीफे यानी निकल और लोहा, ठीक है ना। उसके बाद सीमे यानी सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। और सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है, आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्यूरोसिया की धारा। यह गर्म जल धारा है। ध्यान रखिएगा, सागर तल की विशाल जलराशि की निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं। साथियों, गर्म जल धारा अगर बात करें तो ध्यान रखिए, जो गर्म जल धारा है मुख्य रूप से क्यूरोसिया की धारा है प्रशांत महासागर में। वहीं अलास्का की धारा प्रशांत महासागर में, एल नीनो की धारा प्रशांत महासागर में, मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में और गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में। ये सभी मुख्य गर्म जलधाराएं हैं। साथियों, मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए, सागर तल की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा होती है और निश्चित दिशा में होने वाले सामान्य गति को हम महासागरीय धारा कहते हैं। उसी में कुछ धाराएं गर्म होती हैं और कुछ धाराएं ठंडी होती हैं। मुख्य रूप से महासागरीय गर्म धाराएं जो हैं वो क्यूरोसिया की धारा है जो प्रशांत महासागर में है, अलास्का की धारा है, एल नीनो की धारा है और मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर में है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर में है। सवाल पूछा जाए मेरे भाई कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की धारा है, तो यह गर्म धारा है, गर्म जल धारा है। किस महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में है। साथियों, अगर हम ठंडे जल धारा की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ओयासियो की धारा जो प्रशांत महासागर में है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, लेब्राडोर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ठीक है, लेब्राडोर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर में। वहीं कनारी की धारा अटलांटिक महासागर में। ये सभी ठंडी जलधारा है मेरे भाई, ध्यान रखिए। और ऐसी
जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं दोनों जाके आपस में मिलती हैं, ऐसे स्थान पे मछली उत्पादन के लिए बड़ा बेहतरीन होता है। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाए कि महासागर में वो कौन सा स्थान होता है जहाँ पे मछली पालन या मछली उत्पादकता बहुत तेज होती है। तो साथियों, वही स्थान जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में आके मिले, वो स्थान मछली उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन स्थल होता है। ठीक है ना, फिशिंग के लिए सबसे बेहतरीन होता है। आगे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने होगा, बताइएगा आप लोग। देखिए, प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। आपको ये बताना है कि इनमें से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो साथियों, जल साधन जो है ना, परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। ध्यान रखिए, जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे सुगम और सबसे सस्ता माध्यम होता है। यह पत्तन यानी बंदरगाहों के द्वारा होता है, जो कि अपने पृष्ठ प्रदेशों से रेल मार्ग, सड़क और स्थलीय मार्गों द्वारा वहां तक पहुंच जाता है सामान, और फिर वहां से सामान लाद करके और जल मार्ग से उसे जहां भेजना होता है भेजा जाता है। कुछ प्रमुख अगर बंदरगाहों की बात करें तो सिंगापुर, शंघई, रॉटरडम, कोची कंडाला इत्यादि कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। और कुछ नहर प्रणालियां वाले भी हैं, जैसे पनामा नहर, स्वेज नहर, कील नहर, ये भी जल परिवहन के माध्यम हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ना है अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, प्रश्न आपके सामने है कि गोदावरी नदी निकलती है, बताइए कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो मेरे भाई, नासिक से निकलती है। विकल्प सी सही है। ध्यान रखिए, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसका लंबाई कितना है। तो मेरे भाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 1465 किलोमीटर। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित त्रयंबकेश्वर महादेव, त्रयंबकेश्वर कहाँ है? नासिक में है, जहाँ पे त्रयंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो नासिक में त्रयंबकेश्वर इसका उद्गम स्थान है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, किसकी? गोदावरी की। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। और मेरे भाई, एक बात और ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होने के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। सवाल ये पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो मेरे भाई गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रयंबकेश्वर नासिक से है। साथियों, पश्चिम घाटी की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। सभी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइएगा, अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न ये है कि स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको किससे जोड़ती है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई, वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर जो है ना मेरे भाई, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। कृत्रिम नहर का मतलब होता है जिसे बनाया गया है, मानव निर्मित है, यानी इंसानों के द्वारा, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक जो स्वतः ही हुआ है उसे प्राकृतिक कहते हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा, जो स्वेज नहर है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इस नहर को बनाने में मेरे भाई फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, 1869 में, ध्यान रखिएगा, इसे तैयार किया गया। ठीक है ना। यह नहर मिस्र की नील घाटी के निचले भाग और सिंचाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। साथियों, इस पर सबसे उत्तरी पत्तनपोट सईद और दक्षिणी पत्तनपोट स्वेज है। साथ में भी ध्यान रखिएगा कि 1956 में मेरे भाई, 1956 ईस्वी में मिस्र की सरकार ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर मेरे भाई। स्वेज नहर को तैयार कब किया गया? 1869 में। स्वेज नहर, सवाल पूछा जाएगा किस देश के वैज्ञानिक ने इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो साथियों फ्रांसीसी इंजीनियर
ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में ध्यान रखिए कि इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1956 में मिस्र सरकार के द्वारा किया गया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है प्रश्न, पहले देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। ताप व्युत्क्रमण के लिए कह रहा है कि बादल युक्त आकाश, दूसरा कह रहा है कि शांत एवं स्थिर वायु, और सी कह रहा है कि लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। अब आपके सामने विकल्प है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ठीक होगा, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी केवल बी सही है। यानी शांत एवं स्थिर वायु जो है आपके ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियों को पैदा करता है। साथियों, जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर विवरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि जब दर्ज की जाने लगे, तो उसे हम तापमान का व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। साथियों, ये सवाल पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में कि ताप व्युत्क्रमण क्या है। तो ध्यान रखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ, आप सभी जानते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि जब हम 165 मीटर ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान माइनस होता है, लेकिन तापमान घटने के बजाय यदि बढ़ने लग जाए उसे ही हम ताप व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। साथियों, शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश, शांत वायुमंडल, शुष्क वायु तथा हिम आच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। ताप व्युत्क्रमण, ध्यान रखिएगा कि घने कोहरे को जन्म देता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है और परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है। और यह स्थिति होता है मेरे भाई, जब समताप मंडल में आप ऊपर बढ़ने लगते हैं तो समताप मंडल से ऊपर बढ़ने लगते हैं तो ताप व्युत्क्रमण होता है। आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मेघालय का पठार विस्तार है, कहाँ का विस्तार है, तो मेरे भाई सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है और इसकी आकृति मेरे भाई त्रिभुजाकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ, जो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, इस पठार की उत्तर सीमा पर है। और वहीं दक्षिण का प्रायद्वीप का पठार अगर कहें तो वो अनेक भागों में विभक्त है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बखेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये सब उसमें आता है। हजारीबाग, छोटा नागपुर, ठीक है ना, ये सब उसमें शामिल है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट आप ये जानिए कि जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय जो पठार है वो प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है, जिसका आकृति त्रिभुजाकार है। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों यानी बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा अपर्दन जो है वो बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह पवन अपर्दन है। विकल्प ए आपका सही है। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन ही अपर्दन का सबसे बड़ा कारण होता है। होता क्या है मेरे भाई, हवा द्वारा अपर्दन, अपघर्षण, सत्रीघर्षण तथा अपवहन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिए, पवन के अपर्दन के द्वारा जुगेन, छत्रशिला, इंसवर्ग, बालुका स्तूप, लोयस, यारडांग इत्यादि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। साथियों, बालुका स्तूप ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उठाकर लाई गई रेत और उसके साथ जो कुछ भी पदार्थ आते हैं, जब वो एक स्थान पे जमा हो जाते हैं उसे हम बालुका स्तूप कहते हैं। और ऐसी स्थिति रेगिस्तानी इलाकों में मिलती हैं, वो भी जब शुष्क मौसम हो तब। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, बताइएगा। साथियों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको बताना है कि 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में
अंग्रेज यानी क्लाइव के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। बताइए कि 1759 में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई अंग्रेज और डचों के बीच में कि जिससे डचों का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। तो साथियों, सही उत्तर इसका होगा वेदरा का युद्ध, यानी वेदरा की लड़ाई। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। ध्यान रखिए, होता क्या है मेरे भाई, 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई होती है और उसमें अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था और उधर डचों के साथ यह युद्ध चल रहा था। कंपनी का नियंत्रण, जब डच हार गए ये युद्ध अंग्रेजों के हाथ, तो डचों का जो भारतीय क्षेत्र में नियंत्रण था कंपनी का, वह समाप्त हो गया। इससे पहले 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड अस्तित्व में थी और 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ध्यान रखिए, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले होता क्या है, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड बहुत अस्तित्व में था, लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद डच क्या करते हैं, 1605 में अपनी एक कंपनी खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। और उसके ठीक बाद यानी 1759 में वेदरा का युद्ध हो जाता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, इंग्लैंड का नेतृत्व कर रहा था, और डच इस युद्ध में हार जाते हैं और भारत से डचों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1608 और 11 ईस्वी में प्रथम अंग्रेज कैप्टन भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथियों। बताना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है। भारत में जो अंग्रेजी कंपनी आते हैं उनके आने का सही क्रम क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही क्रम ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांस आए। साथियों, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का जो क्रम है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाली का पहला यात्री वास्को डी गामा आया था 1498 में, ठीक है ना। कब आया था? 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया था, जहाँ का राजा जमूरियत ने उसका भव्य स्वागत किया और वो यहाँ से मसाले का व्यापार किया। बहुत सारा मसाला खरीद के जब अपने यहाँ ले गया तो उससे कहा जाता है कि 60 गुना मुनाफा हुआ मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, मैं उस प्रश्न को भी रखा था, कहीं प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रश्न सामने आ भी गया मेरे भाई। प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय व्यापारी वास्को डी गामा कालीकट के समुद्र तट पर कब उतरा था। तो आप सभी को मालूम है मेरे भाई कि 17 मई 1498, विकल्प आपका बी सही है। ध्यान रखिए, वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है ना। उसके पहले मेरे भाई आप सभी जानते हैं कोलंबस निकला था भारत की खोज करने, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने, लेकिन वह अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा आया जो 17 मई 1498 को कालीकट समुद्र तट पर उतरा और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई की, तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल है कि किस वर्ष शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था। पुर्तगालियों को हुगली से बाहर किस वर्ष कर दिया था शाहजहां ने। तो साथियों, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, यानी 1632 में। ध्यान रखिएगा, 1632 में पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया था शाहजहां ने। इसके अलावा अगर पुर्तगालियों के बारे में बात करें तो साथियों, पुर्तगालियों की देन भारत में तंबाकू की खेती है तथा प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस जो 1556 में पुर्तगाली लाए थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले आने वाले भारत में पुर्तगाली हैं और सबसे बाद में भी जाने वाले भारत से कौन है? पुर्तगाली हैं। 1961 में गोवा से, ठीक है ना। सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला अगर डच नागरिक की बात करें तो कार्नेलिस डी हाउटमैन, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हाउटमैन था, जो 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड उसको बहुत बढ़ाया और वो अस्तित्व में आया। साथियों 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बताइएगा कि कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया? कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण मेरे भाई किस वंश के द्वारा करवाया गया? तो सही उत्तर है चंदेल वंश के द्वारा, विकल्प बी सही है। देखिए खजुराहो स्थित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का बहुत नमूना उदाहरण है। साथियों चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के मंदिर अपनी कामोत्तेजक और श्रृंगार प्रधान प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। किस वंश के द्वारा इसका निर्माण हुआ? चंदेल वंश के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है, आपको बताना है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। साथियों आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों का निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? बताइए, आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे यदि आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर एक परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं? तो बताइए। देखिए मेरे भाई सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी विंध्य की पहाड़ियां, ठीक है ना। देखिए आप छात्रों को विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा पश्चिम में अरावली से घिरा है। साथियों पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से भी मिल जाती है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई, बताइएगा आप लोग। प्रश्न ये है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज्यादा बल देते थे, क्योंकि अब विकल्प आपके सामने है, पढ़ के बताइए सही उत्तर क्या होगा, क्यों ऐसा होता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। जो मंगोल थे वो उज्बेकों से संबंधित थे मेरे भाई, ध्यान रखिए। इसका कारण है ना, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे। मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। जो मुगल वो दो महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था, और उसके उत्तराधिकारी ने पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वह दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि उनके इस पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया था। ये ध्यान रखिएगा, बात समझ में आ रहा है। अपने आप को तैमूर के वंशज होने पर वह गर्व महसूस करते थे। तैमूर किससे संबंध था? बताइए तैमूर किससे संबंध था? तो तैमूर, ध्यान रखिए, उनकी माता की तरफ से संबंध था, सॉरी पिता की ओर से था। तैमूर किसके ओर से था? पिता की ओर से। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा आप लोग।
देखिए प्रश्न है कि मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए, ठीक है ना, ये मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का यही कारण था। बात समझ में आ रहा है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है दार्शनिक परंपरा और उनके संस्थापक से। एक तरफ है वैशेषिक, कणाद, न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, वेदांत, जैमिनी। तो मेरे भाई जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से विषम जोड़ा कौन सा है, यानी जो सही नहीं है वो वेदांत जैमिनी का संबंध। ध्यान रखिए मेरे भाई, वैशेषिक का कणाद से संबंध है, न्याय के संस्थापक गौतम हैं, योग के संस्थापक पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण या वेदव्यास हैं। उसी तरह सांख्य के कपिल मुनि हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिसे षड दर्शन कहा गया है, और ये 6 दर्शन के अलग अलग प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के कणाद हैं, न्याय के गौतम हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के बादरायण हैं, और सांख्य के कपिल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइएगा। देखिए पहले प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न है मेरे भाई कि मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। आइए हम वक्तव्य देख लें। वक्तव्य आपके सामने है कि मथुरा यातायात और व्यापार के 2 मार्गों, यानी उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और दूसरा कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। अब आपको बताना है ए और बी दोनों सही है कि सिर्फ ए सही है कि बी सही है। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए गलत है लेकिन बी क्या है, सही है। प्रश्न है मेरे भाई कि महालवारी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था किसको। जो महालवारी व्यवस्था थी, महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था, उसमें राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गांव के मुखिया को। ध्यान रखिएगा 1822 में मेरे भाई यह व्यवस्था लागू हुई, यानी महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 में लागू होती है, जिसे हॉल्ट मैकेजी ने इस व्यवस्था को तैयार किया और 1822 में इसे लागू किया। साथियों साथ में ध्यान रखिएगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार जागीर का मालिक बन गया, और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लगभग 19% हिस्सों पर लागू थी। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, और इस व्यवस्था से हुआ क्या, यह व्यवस्था मुंबई, मद्रास, असम में लागू की, और इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू की गई। मैं फिर से आपको बता दूं, सवाल पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, तो कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। ध्यान रखिएगा। वहीं सवाल पूछा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी, तो मुंबई, मद्रास और असम में। सवाल पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1793 में। किसने लागू की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिए सिविल सेवा का जनक भी हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मानते हैं। साथियों सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहाँ है, मतलब समाधि जो है उसका कहाँ बना है, ये आपको बताना है। आगे अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा मेरे भाई, सवाल आपके सामने है। पहले प्रश्न पढ़िए फिर विकल्प पढ़िए। प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। साथियों
पहला वक्तव्य है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया, और दूसरा कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। अब बताना है कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए सही है पर बी गलत है। ठीक है ना। क्यों बी गलत है? क्योंकि इसके तहत आरक्षित और सुरक्षित वनों की श्रेणी बनाकर सभी महत्वपूर्ण वनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, जिससे हुआ क्या कि स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों पर रोक लग गई थी। इसलिए पहला कथन तो सही है, पर दूसरा कथन मेरे भाई पूर्णतया गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। बताना है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में कौन आया था। साथियों, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था। विकल्प ए आपका सही है। ध्यान रखिए, हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कि 1615 से 18 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने के लिए किसे भेजा था। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सर टॉमस रो। ठीक है ना, सर टॉमस रो को भेजा था, और जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने भेजा गया था सर टॉमस रो को। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 1717 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्रुखसियर ने। ध्यान रखिए, फर्रुखसियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस वर्ष में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किया। तो साथियों ध्यान रखिए, सही उत्तर है 1757। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किए इस युद्ध में। इसके बाद मेरे भाई 1764 में, ध्यान रखिएगा, 1764 में बक्सर युद्ध होता है, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, जो 1799 में हुआ, और उस दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। आगे बढ़ते हैं, सभी फास्ट रिवीजन है, बिना किसी देरी के फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रश्न है कि 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकारों का यह प्रारूप किसने बनाया था, बताइए किसने बनाया था मेरे भाई। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी सही है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें मूल अधिकारों का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 17। विकल्प सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। तो साथियों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 21 क में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। साथियों, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जब होता है, तो शिक्षा को आर्टिकल 21 क में रखा गया, जो एक
बच्चे को यह अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करे। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने घंटों के अंदर आवागमन का समय छोड़कर निश्चित दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। बताइए, कहने का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो कितने घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यानी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होता है। तो मेरे भाई सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 24 घंटों के अंदर। देखिए, अनुच्छेद 22 की कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिक की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निश्चित रूप से दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान रखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त न हो जाए। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी 3 महीने। ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिशोध किया गया है, यानी बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी का प्रतिषेध किया गया है यानी रोका गया है। तो आर्टिकल 23 विकल्प बी आपका सही है। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी कारखाने, खनन क्षेत्र या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम पर नियुक्त करना एक दंडनीय अपराध है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है मेरे भाई कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को ऐसे जोखिम भरे स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान तथा संविधान का आत्मा कहा है। तो मेरे भाई सही उत्तर है आर्टिकल 32 विकल्प सी आपका सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 25 विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो मेरे भाई सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29A। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 29A। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक को जिसकी आय किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की प्रगति में व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है, उसे ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 27। ठीक है ना। आगे जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधि से पूर्ण रूप से संचालित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य जो है किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। तो प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। बताइए, सामान्य से शब्दों में आपसे सवाल ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या संस्कृति के आधार पर उस व्यक्ति को किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। बताइए वो अनुच्छेद कौन सा है मेरे भाई, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल 29B यानी 29(2)
मेरे भाई किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये हमारे मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 52 और आपको बताना है, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। दूसरा कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। तीसरा कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई तथा पुनरावृत्ति के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनें। बताइए, इस तथ्य के आधार पर उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। विकल्प आपके सामने है, 4 विकल्प है। बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए, बी और सी सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिए, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई, ठीक है ना। तो हमारे सभी कथन सही हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, आदिवासी समूहों का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वन कानूनों में आए बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था और इन वनों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने या फिर झूम खेती करने या फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है ना। अच्छा, ज़रा कमेंट करके आप हमें बताइए झूम खेती क्या होता है और झूम खेती कहाँ होता है, कमेंट करके आपको बताना है। आगे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। प्रश्न है मेरे भाई, कह रहा है कि सुधारकों का उनके सुधार आंदोलनों से सही मिलान करें। एक तरफ सुधारक हैं, दूसरे तरफ उनके सुधार से संबंधित आंदोलन है। अब आपको पढ़ के सही मिलान करना है। पहले आप पढ़ लीजिए, फिर हम विकल्प पे चलते हैं। पहला कह रहा है कि पेरियार आंदोलन, पहला कह रहा है पेरियार और दूसरा ब्रह्म समाज। एक तरफ है घासीदास, दूसरा है यंग बंगाल। एक तरफ है केशव चंद्र सेन, दूसरा है स्वाभिमान आंदोलन। एक तरफ है हेनरी डिरोजियो और दूसरे तरफ है सनातनी आंदोलन। अब आपको ये विकल्प है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन किससे मिलेगा। चलिए बताइए। देखिए मेरे भाई, सही जो उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी एक मिलेगा तीसरे से, बी मिलेगा चौथे से, सी पहले से और डी दूसरे से। कैसे, तो इसको समझिए, मैं बताता हूं आपको और आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। देखिए सही जो मिलान होगा ना, पेरियार का संबंध स्वाभिमान आंदोलन से है, ठीक है ना। पेरियार का संबंध किससे है? स्वाभिमान आंदोलन से, ठीक है ना। घासीदास का सनातनी आंदोलन से संबंध है, जो गुरु घासीदास हैं उनका इस सनातनी आंदोलन से संबंध है। बात समझ में आ रहा है। केशव चंद्र सेन का ब्रह्मो समाज से, ब्रह्म समाज नहीं है, ब्रह्मो समाज है। केशव चंद्र सेन का किससे संबंध है? ब्रह्म समाज से। और बचा हेनरी डिरोजियो, तो इनका संबंध जो है मेरे भाई वो ध्यान रखिएगा यंग बंगाल से है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, किससे है? यंग बंगाल से है। बात समझ में आ रहा है। देखिए मेरे भाई, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध रामास्वामी नायकर को हम पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं ईवी रामास्वामी नायकर। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार के बालक थे। प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे, बाद में कांग्रेस के सदस्य बने और उन्होंने ही अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किया। मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास जी करते हैं, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। आप जानते हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो आपके गुरु घासीदास के नाम पे ही बना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, बताइएगा। प्रश्न है कि उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। बताइए वह कौन सा समाज सुधारक संगठन था। तो देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपका सिंह सभा। विकल्प डी सही है, ठीक है ना। क्या सही है? सिंह सभा।
ध्यान रखिए मेरे भाई, सिंह सभा द्वारा मुख्य रूप से क्या हुआ ना, औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान सिंह सभा द्वारा दिया गया और सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना हुई। और ये स्थापना हुई 1873 में। मेरे भाई, सवाल पूछा जाए कि सिंह सभा की स्थापना क्यों हुई, तो सिखों के सुधार के लिए, या सिंहों जो सिख थे, सिखों के सुधारवादी संगठन ये बनाया गया ताकि सिखों के साथ जो कुछ भी अन्याय हो रहा है उससे बचाया जा सके। साथियों ध्यान रखिएगा, 1873 में जब आपके सिंह सभा की स्थापना होती है, उसके ठीक बाद 1889 में मेरे भाई लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। ठीक है ना। पहली बात ध्यान रखिए, 1873 में अमृतसर में शुरू हुई थी सिंह सभा, उसके बाद 1879 में लाहौर में सिंह सभा का गठन किया गया और इन सभाओं ने सिख धर्म के अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। जो भी सिख धर्म में अंधविश्वास थे, अंधविश्वास फल फूल रहे थे, उनको उससे मुक्त करा करके और एक नई दिशा और दशा देने की प्रयास थी एक सिंह सभा के रूप में। ठीक है ना। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा कि ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से डैश कर पाए या दे पाए। अब आपको बताना है क्या कर पाए, क्या दे पाए। साथियों आपके सामने 4 विकल्प है और आपको बताना है ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी के बारे में। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार कर पाए। ठीक है ना, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार कर पाए। ये प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है सीटेट में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो तैयार किए गए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है मेरे भाई कि जब किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। आपको बताना है कि जब किसी भी नागरिक को गलत तरीके से बंदी बना लिया जाए तो उसको यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के शरण में जाए। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनके द्वारा कौन सी रिट जारी करता है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मेरे भाई, जब किसी भी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जाए। और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को अगले 24 घंटा के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करे, जिससे बंदी बनाए जाने के औचित्य की जांच की जा सके। इसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है आपको कि कौन सा लेख उस पदाधिकारी को जारी किया जाता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्य से विमुख हो गया है, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन करे। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी परमादेश। ध्यान रखिए, कोई भी पदाधिकारी, ठीक है, कोई भी ए ग्रेड का पदाधिकारी जब अपने कार्यों से विमुख हो जाए ना, तो उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है, जिससे वह अपने कर्तव्य का पालन करे। ठीक है, तो सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है मेरे भाई कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बताइए। आपको बताना है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
तो मेरे भाई आपको ये बताना है क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी शंकरी प्रसाद केस 1952। ध्यान रखिए, शंकरी प्रसाद केस 1952 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है। साथियों, ये बताना है आपको कि आपातकाल के दौरान भी किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी आपातकाल की घोषणा पर भी आपके मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो कौन से? तो साथियों, सही उत्तर है अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21। ध्यान रखिए, आपातकाल की घोषणा होने पर राष्ट्रपति किसी एक या समस्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 यानी 21 ये क्या है? जीवन व शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यह आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं आपके आर्टिकल 20 और 21 जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकते, यानी ये उस समय भी आपके मौलिक अधिकार बने रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो साथियों, बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान रखिए, कितने भागों में? 3 भागों में। अगला प्रश्न आपके सामने है। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक सेल कहलाती हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चट्टानें हैं जिन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आग्नेय चट्टान, जिसको हम प्राथमिक सेल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हम बहुत डिटेल में इस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा स्वभाव शुरू से रहा है, आप जब भी मेरे चैनल को या मेरे वीडियो को देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि मैं प्रश्न के साथ विकल्प के साथ पूरा डिटेल में व्याख्या करता हूँ, और साथ में हर प्रश्न का जो विकल्प है उस विकल्पों पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर हो सकते हैं तो मैं उस पर भी चर्चा करता हूँ। मतलब एक प्रश्न आपको बताने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय मुझे लगता था, लेकिन ये चूंकि हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत डीप में हम नहीं जा रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा प्रयास है। बाकी आप बताइए कि मुझे किस तरह से करना चाहिए, आपका सुझाव सर्वोपरि है मेरे लिए। तो बाकी मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं कोशिश करूं कि 100-200 प्रश्न हर रोज़ आपको करा दूं एसएसटी से संबंधित, ताकि एग्ज़ाम में आपके एक भी प्रश्न छूटे नहीं, और जो हम लोग का टारगेट है 55+ नंबर वो आप अचीव कर पाएँ। ठीक है, सवाल है कि किस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा बेसाल्ट चट्टान, विकल्प बी आपका। देखिए, बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम रेगुर भी कहते हैं। ठीक है ना, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखिए। सवाल कभी ये भी पूछ देता है कि काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से हम जानते हैं, तो साथियों रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होता है। ये सभी बात, सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामने सवाल आपके है कि चूना पत्थर के रूपांतरण से किस कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। साथियों, चूना पत्थर के रूपांतरण से, जब चूना पत्थर रूपांतरित होता है तो किस कायांतरित चट्टान का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी संगमरमर का निर्माण होता है जब चूना पत्थर रूपांतरित होकर कायांतरित चट्टान संगमरमर का निर्माण करता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण आपके सामने है, सवाल पूछा भी गया है एग्जाम में। बताइएगा, कोडरमा जो कि झारखंड में है, कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक निम्नलिखित में से किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है। मतलब सवाल सीधा सा यही है कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के शैल में। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा पैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है अभ्रक, विकल्प बी आपका सही है। ठीक है ना। और कोडरमा में पाया जाने वाला जो अभ्रक है ना, वो पैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है मेरे भाई आपके सामने कि
निम्नलिखित में से किस चट्टान की मुख्य विशेषताओं में परतदार होना, जीवाश्मों की उपस्थिति और सरंध्रता शामिल है? आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। सही विकल्प क्या होगा? तो ध्यान रखिए, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी या परतदार चट्टान, ऑप्शन नंबर बी। साथियों, अवसादी चट्टानें अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से प्राप्त पदार्थों के समूहन से निर्मित होती है। इसकी विशेषताएं हैं जैसे परतदार जीवाश्मों की उपस्थिति, सरंध्रता, तीव्र अपर्दनात्मक, ठीक है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न है कि आयु के आधार पर पर्वतों को कितने मुख्य भागों में बांटा जा सकता है? आयु के आधार पे, उम्र के आधार पे। तो साथियों, आयु के आधार पे हम पर्वतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीन पर्वत का उदाहरण है? प्राचीन पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है? तो साथियों, अरावली पर्वत जो है वो प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। विकल्प सी आपका सही है। देखिए, प्राचीन पर्वत जिसका निर्माण लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले हुआ, जैसे पेनाइन जो यूरोप में है, अपलेसियन जो अमेरिका में है, अरावली जो भारत में है, ये सभी प्राचीन पर्वत के उदाहरण है जिसका निर्माण 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले हुआ है। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, क्वेश्चन है आपका 68 नंबर, और आपको ये बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। विकल्प बी सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रकार के हम प्रश्न लेके आए हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, इतिहास, भूगोल, सब मिक्सर है प्रश्नों का। ये सभी एनसीईआरटी के क्लास 6 to 8 से प्रश्न लिए गए हैं। धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ने पर धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, वह कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं और बीच के धंसे भाग को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प है और आप बताइए कि जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको क्या कहते हैं और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ऊंचे उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं और नीचे धंसे हुए, जो बीच के धंसे हुए भाग हैं, उसको रिक्त घाटी कहते हैं। विकल्प ए हमारा सही है मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ भाग नीचे धंस जाता है तो ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं और बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है मेरे भाई आपके सामने कि कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, यह आपके विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है कि उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पर्वत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको बताना है। ध्यान रखिए, उत्पत्ति के आधार पर मेरे भाई पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विकल्प सी आपका सही है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ये सभी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रश्न है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगला सवाल है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक यानी अवरोधी या खंड पर्वत का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा ब्लॉक या खंड पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो मेरे भाई सही उत्तर है आपका अपलेसियन पर्वत जो कि अमेरिका में है। विकल्प डी सही है आपका। देखिए, जो आपका वास्जेस पर्वत है ना, वास्जेस जो कि फ्रांस में है, तथा ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी जो भारत में है, ये सभी मेरे भाई आपके ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। लेकिन जो अमेरिका में अपलेसियन पर्वत है वह प्राचीन पर्वत का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण
नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जो अपलेशियन है वो प्राचीन पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताइए। तो देखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल और तिब्बत में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, बताइएगा कि पाक अधिकृत भारत में स्थित K2 यानी गाडविन ऑस्टिन की चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, बताइए। K2 पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा मेरे भाई, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, विकल्प बी सही है आपका। जो K2 चोटी है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो पाक अधिकृत भारत में है। साथियों ध्यान रखिएगा, एशिया महाद्वीप के भारत देश में काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है यह K2 और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। कितना? 8,611 मीटर। आगे हम बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर मैकिनले किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रॉकी पर्वत श्रेणी, विकल्प सी सही हो जाएगा। मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा यह पर्वत श्रेणी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अलास्का में रॉकी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत स्थित है और इसकी ऊंचाई मेरे भाई 6,914 मीटर है, ध्यान रखिएगा। किसकी? मैकिनले, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मैकिनले, और मैकिनले जो है मेरे भाई रॉकी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और जिसकी ऊंचाई है 6,194 किलोमीटर होगा, ध्यान रखिए 6,194 मीटर, 6,194 मीटर होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वत चोटी इलाम्पू किस देश में स्थित है, बताइए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वत चोटी इलाम्पू किस देश में स्थित है? तो साथियों बोलिविया में है, बोलिविया, विकल्प आपका बी सही है। ध्यान रखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बोलिविया देश में इलाम्पू पर्वत चोटी स्थित है जो एंडीज पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7,014 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न है, बताना है आपको कि मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। अब पहला पढ़िए कि मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। दूसरा, अच्छा ये प्रश्न आपके 2021 के सीटेट वाले पेपर में आया था और ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के इतिहास से लिया गया प्रश्न है। दूसरा है कि मध्य मार्गी नेताओं के विचार अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों की न्यायोचित मांगे मान लेते थे। अब आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सत्य है किंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। साथियों हमने एक वीडियो बनाया है कि इस तरह के जब भी प्रश्न आपके सामने आए कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है तो आप कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि कथन कारण वाले प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करें ट्रिक, एक वीडियो है आप देख सकते हैं। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए
मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भावनाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों एवं जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे अपने प्रतिनिधियों को। ठीक है ना। मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों को न्यायोचित मांगे मान लेते थे। ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जो मध्यम मार्गी नेता थे ना, वो अंग्रेज़ों के रवैयों को भारतीय जनता के सामने लाना चाहते थे और उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे, ये साबित करने के लिए, ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। और उसमें अपने भाषणों में उन्होंने ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए पूरे देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे ताकि जनता हमारी बात समझे और हम जनता तक, हम लोगों तक पहुँचें कि ये ब्रिटिश जो हैं वो हमें लूट रहे हैं, हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन कब? बताइए। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी, आगे आपको बताना है। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। ध्यान रखिए मेरे भाई, संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। 1946 जुलाई में चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान लिखने वाली सभा में 299 मेंबर थे। ठीक है ना। इसने 26 नवंबर, यानी 299 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा कर लिया। कब? 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग, इससे संविधान हमारा शुरू होता है। इसलिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा संविधान साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। मेंबर कितने थे? 299। प्रथम बैठक कब हुई? 1946 को। कब? दिसंबर 1946 को। साथ में ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को जब प्रथम बैठक होती है तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक उसके 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक होती है तो उसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि आगे आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने 79 नंबर का और आपको बताना है, देखिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण आपको बताना है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो यूराल है वो आपके पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है ना। देखिए, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का कंडीशन क्या है? तो उसका शिखर जो है वो छोटा होगा और उसका जो आधार है वो चौड़ा होगा। ठीक है ना। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी हमने पीछे पढ़ा कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों मुख्य रूप से पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा जो आल्प्स है वो वलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनकी सतह कैसी है? उबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार होता है। बात समझ में आ रहा है? ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। शिखर, जो सतह होगा उबड़ खाबड़ होगा और शिखर शंक्वाकार। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। चूंकि अब ये विकल्प में आपके था नहीं, तो विकल्प में हमारे जो रहेगा हम उसी को टिक करेंगे। तो विकल्प में यूराल पर्वत है,
तो यूराल हमारा सही है। अगर यूराल के जगह अरावली पर्वत श्रृंखला होता तो हमारा अरावली सही होता। क्यों? क्योंकि अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। साथ में ये ध्यान रखिएगा कि अपर्दन प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं और उनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं और हमारे यहाँ, ठीक है, भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला जो अपर्दन के कारण घिसती जा रही है, यह आपकी सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा और आपको बताना है। प्रश्न कह रहा है कि अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। कथन हम देख लेते हैं। कथन है कि अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। दूसरा कह रहा है कि अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तीसरा कह रहा है कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। और चौथा कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही होगा। आइए हम विकल्प की तरफ चर्चा कर लेते हैं। विकल्प आप देखिए, ये विकल्प हैं, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला मतलब ए और सी और डी, हमारे 3 विकल्प सही हैं, ए, सी और डी। ठीक है ना। बी हमारा असत्य है, ये ध्यान रखिए। अक्षांश के बारे में सामान्य बात आप ये जान लीजिए कि अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। साथ में यह भी जानिए कि विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाना आवश्यक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बताइएगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। कर्क रेखा, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है विंध्य श्रृंखला से गुजरती है। विकल्प बी आपका सही है। कर्क रेखा विंध्य श्रृंखला क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। साथियों, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है ना। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, भारत के ये मध्य भाग से होकर गुजरती है। फिर से आप इसको समझिए कि जो कर्क रेखा है ना, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और यह हमारे भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सवाल ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इतने राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, साथ में ध्यान रखिएगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा भी प्रदान की गई है। शून्य रेखा की उपमा कही जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम 4 बज रहे होंगे तब भारत में क्या समय होगा। तो साथियों, आप सभी जानते हैं 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट होता है और पूर्व की तरफ प्लस होता है, ग्रीनविच से पूर्व की तरफ प्लस होता है और पश्चिम की तरफ साथियों माइनस होता है। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है। अब चूंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है और
भारत का जो समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो हम 4 में 5.5 जब जोड़ेंगे तो समय हो जाएगा 9:30 शाम को। ठीक है, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए हम कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। तीसरा कह रहा है कि स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान के वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम बात करें वनस्पति के बारे में तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी पहला ए और सी दोनों कथन सही हैं। ए और सी क्या है, दोनों कथन सही है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर रहती है। स्थान विशेष पर ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान के वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। इसलिए ए और सी दोनों विकल्प हमारा क्या है, सही है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला वन, दूसरा घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियाँ। साथियों, वन हम उसको कहते हैं जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उन्हें हम वन कहते हैं। साथियों, इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। वहीं घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और कांटेदार झाड़ियाँ मेरे भाई, यह कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं जहाँ पानी की कमी हो। बात समझ में आ रहा है। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए और बताइएगा। कह रहा है कि निम्न में से किसे फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अब आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है क्या वह उष्णकटिबंधीय या शुष्क, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, सदाबहार वन। साथियों, सही उत्तर आपको बताना है। ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों के निकलने के वजह से इसे हम विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ध्यान रखिए कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण, सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। वहीं महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण यानी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यह भूमध्य सागरीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है और यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में मेरे भाई एक बात और ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, अगर हम फलों वाले क्षेत्र की बात करें तो इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों का उत्पादन होता है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और इनकी मोटी छाल और पत्ती वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है, बताइएगा। देखिए, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि ए और बी को पढ़िए और इस पर सही विकल्प का चयन करिए विचार करके। पहला है, ए कह रहा है कि हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। दूसरा कि दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोतनाश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, यानी बंदरगाहों के लिए। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कौन सा विकल्प सही है। ए सही है जबकि बी गलत है, या फिर ए गलत है जबकि बी सही है, या ए बी दोनों सही है, या ए बी दोनों गलत है, या ए बी दोनों सही है। बताइए मेरे भाई। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए गलत है जबकि बी सही है। ठीक है ना, ए गलत है और बी सही है। साथियों, ध्यान रखिए कि 5 महासागर हैं। साथियों, व्यापार के दृष्टि से अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागरों में गिना जाता है।
बड़े से अगर छोटे क्रम में हम बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणीय महासागर और आर्कटिक महासागर, ये आपके 5 महासागर हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि ए व बी विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करिए। ए कह रहा है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। बी कह रहा है कि यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। ठीक है, अब आपको बताना है इसके बारे में कि ऐसी स्थिति किस मंडल में होती हैं। आपको बताना है कि यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है और इसमें ओजोन गैस की परत होती है। साथियों, वह कौन सा मंडल है जो ए कह रहा है कि यहाँ पे ओजोन लेयर है और बी कह रहा है कि यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। अब आपके सामने 4 विकल्प हैं, वो बताना है ऐसा मंडल कौन है। तो मेरे भाई ऐसा मंडल समताप मंडल है। विकल्प बी सही हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, समताप मंडल की यही विशेषता है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। साथियों, यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे वायु शांत होती है और साथियों यहीं पे ओजोन लेयर पाया जाता है। अगर हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, जहाँ मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं, वर्षा आना, ओलावृष्टि पड़ना, जो भी। समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ये 5 वायुमंडल की परत हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ए और बी को पढ़िए और विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। आइए ए पढ़ते हैं फिर बी पढ़ते हैं। कह रहा है ये कि समान समुद्र तल पर वायु दाब वायु ताप के अनुसार बदलता है। बी कह रहा है कि उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर हम सही विकल्प की बात करें, करेक्ट आंसर की, तो उसका उत्तर सही ए हो जाएगा। यानी ए और बी सही हैं और बी ए की व्याख्या करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, समान समुद्र तल पर वायु दाब वायु ताप के अनुसार बदलता है और उच्च तापमान वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये दोनों बात बिल्कुल सही है मेरे भाई। उष्मा के अवशोषण तथा रूपांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, इसलिए स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनाती हैं। वहीं मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक यह इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय हम दाब कहते हैं। और वायु दाब को मापने की इकाई मेरे भाई मिलीबार होती है, आप सभी जानते हैं। और वहीं पे वायु दाब को मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं साथियों, उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है ना, बैरोमीटर कहते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताना है कि स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, इसीलिए। ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न है कि वे स्थान जहां भवन व बस्तियां विकसित होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसे स्थान को मेरे भाई बसाव स्थान कहा जाता है, निवास योग्य क्षेत्र। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दर में वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा। तो ध्यान रखिए साथियों, ऐसे ही अवस्था में जनसंख्या पिरामिड का क्या रूप होगा। 4 विकल्प है, आपको बताना है, पढ़िए और बताइए। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी आधार पर चौड़ा होगा और युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा। ये दोनों विकल्प आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी। उन्होंने छात्रों को 2 समय बिंदुओं के बीच की विशेष क्षेत्र में जन्म मृत्यु
और अप्रवास एवं उत्प्रवास का प्रयोग करके जनसंख्या में वृद्धि की गणना करने को कहा। तो वह निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर कार्य दे रही हैं? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पे जोर दे रही हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ए बी सी डी पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। कौन सी कृषि? गहन कृषि। साथियों यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। इनमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। अब आपको बताना है कि गहन कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प आपके सामने है, गहन कृषि के संदर्भ में आपको बताना है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी केवल ए तथा सी सही है। मतलब गहन कृषि के संबंध में मेरे भाई ये कहा गया है कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है और यहाँ वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। साथियों गहन कृषि या निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। उसे निर्वाह कृषि या फिर हम गहन कृषि कहते हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था तथा उसने भारत में कहाँ अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी? कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी डेनमार्क वाले? तो विकल्प बी सही है, 1616 ईस्वी में। ठीक है ना। त्रिम्बकपुर तमिलनाडु में और सेरामपुर सेरामपुर बंगाल में 1616 ईस्वी में डेनमार्क वालों ने अपने कंपनी का स्थापना किया था। आगे प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी 1668 ईस्वी में किसके द्वारा और कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी फ्रैंको कैरो सूरत में स्थापित की गई थी, फ्रैंको कैरो के द्वारा। ठीक है ना, 1668 में। आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौरान 1760 ईस्वी में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर है मेरे भाई कर्नाटक के युद्ध में, नहीं बांडीवास का युद्ध हो जाएगा। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, कर्नाटक का नहीं। कर्नाटक का तो जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध है, ध्यान रखिए, कर्नाटक का तीसरा जो युद्ध है 1757 से 1763 के बीच लड़ा गया था। वहीं बांडीवास का युद्ध 1760 में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया था, ये ध्यान रखिए। विकल्प सी सही है, 1760 में लड़ा गया था आपका। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में। मेरे भाई पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। साथियों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि किस वर्ष में डेनिश कंपनी ने निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए तथा भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1845 में। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1749 से 1754 ईस्वी के दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के हार के बाद पांडिचेरी संधि से युद्ध विराम हुआ, जिसके तहत किसे नया फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया? तो साथियों वो गोडेहू, विकल्प ए सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न है कि किस वर्ष में अंग्रेजों ने पांडुचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था और युद्ध के बाद क्षेत्र वापस करने पर भी उन्हें क्या करने का अधिकार नहीं दिया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1761 में छीन लिया गया था और किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, दिए गए विवरण के अनुसार कंपनी द इंड
ओरिएंटल की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके कितने वर्षों बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है आपका वह हो जाएगा विकल्प ए, यानी 1664 और 2 वर्ष बाद। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये आज के आपके वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके सीटेट में पूछे जाने की संभावना है। 100 प्रश्नों का एक फटाफट रिवीजन है आप सभी के लिए। अभी तक आप वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।